हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी जोन में। मेरा नाम है सत्यम और आज के इस वीडियो में हम लोग साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में बात करेंगे। हम देखेंगे कि साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिलता है, किसको मिलता है और इसकी स्थापना कब हुई थी और 1955 से लेकर आज तक जितने भी रचनाओं को, जितने भी लोगों को पुरस्कार मिला है, हम उनके बारे में जानेंगे। उन रचनाओं की विधा क्या थी, हम उन रचनाओं की विधा के बारे में जानेंगे और इसके साथ-साथ हम जो प्रमुख उपन्यास हैं जिनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, तो उनकी विषय वस्तु क्या थी, उनके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, इस वीडियो को एंड तक देखिए। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे कि आने वाले सारे वीडियोस की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मेरा नाम है सत्यम। अगर आपको एग्जाम से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, कोई सवाल हो, तो आप मुझे इसके जरिए आराम से पूछ सकते हैं। साथ ही टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप को भी इन क्यूआर से स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार। भारत सरकार द्वारा वर्ष 1954 में स्थापना हुई थी साहित्य अकादमी पुरस्कारों की। और 1954 में स्थापना के बाद जो पहला पुरस्कार दिया गया था वो 1955 में दिया गया। और हिंदी में जो पहला पुरस्कार मिला है साहित्य अकादमी, वो मिला है माखनलाल चतुर्वेदी को 1955 में हिम तरंगिणी रचना पे। इनका एक काव्य संग्रह था, इस पर इनको 1955 में दिया गया। और इस पुरस्कार में क्या मिलता है, तो इस पुरस्कार में एक ताम्रपत्र के साथ 1 लाख रुपए की नगद धनराशि मिलती है। और ये पुरस्कार किन किन भाषाओं में मिलता है, तो हर साल ये पुरस्कार संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भारतीय भाषाओं के अलावा राजस्थानी और अंग्रेजी सहित कुल 24 भाषाओं में प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। तो 24 भाषाओं के जो भी सर्वश्रेष्ठ रचनाएं या लेखक इनको मिलते हैं, तो उनको ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है हर साल। 1954 से लेकर अब तक हर वर्ष पुरस्कार प्रदान किया गया है, साल 1962 को छोड़कर। बस 1954 से 2022 तक सिर्फ एक बार पुरस्कार नहीं मिला है, 1962 में, वो भी शायद भारत और चीन के बीच युद्ध की वजह से। आगे हम देखते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त रचनाएं और रचनाकार। तो सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे 1955 में माखनलाल चतुर्वेदी को ये पुरस्कार मिलता है और इनकी रचना है हिम तरंगिणी। और इस रचना की विधा क्या है, कविता संग्रह। 1956 में मिलता है वासुदेव शरण अग्रवाल को। इनकी रचना का नाम था पद्मावत संजीवनी व्याख्या। और क्या है ये, यह है एक टीका, जो जायसी की पद्मावत है उसकी टीका या इसको व्याख्या कह सकते हैं, जो वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने लिखी है, पद्मावत संजीवनी व्याख्या। 1957 में साहित्य अकादमी मिला है आचार्य नरेंद्र देव को और इनकी रचना है बुद्ध धर्म दर्शन। और इसकी विधा है दर्शन, यानी फिलॉसफी की ये रचना है, इन्होंने बुद्ध धर्म के बारे में लिखा है। 1958 में साहित्य अकादमी मिलता है राहुल शंकरत्यायन जी को और इनकी रचना थी मध्य एशिया का इतिहास। तो इसकी विधा आ जाती है इतिहास ग्रंथ, ये एक इतिहास ग्रंथ है। 1959 में जो पुरस्कार मिलता है रामधारी सिंह दिनकर को और इनकी रचना का नाम है संस्कृति के 4 अध्याय। और ये भारतीय संस्कृति का सर्वेक्षण है, भारतीय संस्कृति पर ग्रंथ है और ये शायद सिलेबस में भी है। और इसके बारे में आपको याद रखना चाहिए कि इस रचना की भूमिका जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। 1960 में सुमित्रानंदन पंत जी को मिलता है और इनकी रचना है कला और बूढ़ा चांद और इसकी विधा है कविता संग्रह। 1961 में पुरस्कार भगवती चरण वर्मा को मिलता है और इनकी रचना है भूले बिसरे चित्र, जो कि एक उपन्यास है। 1962 में, जैसा कि हम लोग बात कर चुके हैं, कि कोई पुरस्कार नहीं दिया गया था। 1963 में ये पुरस्कार अमृत राय को मिला और इनकी रचना थी प्रेमचंद कलम का सिपाही और इसकी विधा है जीवनी, यानी अमृत राय जी ने अपने पिता प्रेमचंद की जीवनी लिखी जिसका नाम है कलम का सिपाही और इसी को 1963 में पुरस्कार मिला। 1964 में ये पुरस्कार सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अग्गे जी को मिलता है और इनकी रचना है आंगन के पार द्वार और ये है कविता संग्रह। 1965 में जो पुरस्कार मिलता है वो डॉक्टर नगेंद्र को और ये मिला है रस सिद्धांत नामक एक काव्य शास्त्री ग्रंथ पे। 1966 में साहित्य अकादमी जैनेन्द्र कुमार जी को मिला इनके उपन्यास मुक्तिबोध के लिए।
और 1967 में अमृतलाल नागर जी को मिलता है अमृत और विष इनके उपन्यास के लिए। 1968 में हरिवंश राय बच्चन जी को पुरस्कार मिला। इनकी रचना थी दो चट्टानें, और ये क्या है, एक काव्य ग्रंथ है, कविता संग्रह। 1969 में श्रीलाल शुक्ल जी को मिलता है राग दरबारी के लिए, और ये उपन्यास है, और हमारे नेट जेआरएफ के सिलेबस में भी लगा है, इसको तो अवश्य पढ़ना चाहिए। 1970 में ये पुरस्कार मिलता है रामविलास शर्मा को, और इनकी रचना है निराला की साहित्य साधना, ये एक जीवनी है। 1971 में नामवर सिंह जी को मिलता है इनकी बहुत प्रसिद्ध रचना के लिए कविता के नए प्रतिमान, और ये एक समालोचना ग्रंथ है। 1972 में भवानी प्रसाद मिश्र जी को मिलता है बुनी हुई रस्सी, और ये क्या है, कविता संग्रह। 1973 में हजारी प्रसाद द्विवेदी को मिलता है इनकी रचना आलोक पर्व के लिए, जो कि एक निबंध संग्रह है। 1974 में शिवमंगल सिंह सुमन को मिलता है मिट्टी की बारात के लिए, और ये भी एक कविता संग्रह है। 1975 का साहित्य अकादमी पुरस्कार भीष्म साहनी जी को मिला उनके उपन्यास तमस के लिए, जो कि हमारे नेट जेआरएफ के सिलेबस में भी है। 1976 में यशपाल को मिला तेरी मेरी उसकी बात उपन्यास के लिए। 1977 में शमशेर बहादुर सिंह को मिलता है इनके कविता संग्रह चुका भी हूँ नहीं मैं इसके लिए। 1978 में भारत भूषण अग्रवाल को मिला उतना वह सूरज है काव्य संग्रह के लिए। 1979 में सुदामा पांडे धूमिल को मिलता है कल सुनना मुझे कविता संग्रह के लिए। 1980 में कृष्णा सोबती के उपन्यास जिंदगी नामा पे ये पुरस्कार मिला, और जिंदगी नामा भी हमारे नेट जेआरएफ के सिलेबस में है, उस आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। 1981 में ये पुरस्कार त्रिलोचन को मिलता है ताप के ताए हुए दिन कविता संग्रह के लिए। 1982 में हरिशंकर परसाई जी को मिलता है विकलांग श्रद्धा का दौर, ये एक व्यंग परक इनकी रचना थी। 1983 में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी को मिलता है खूंटियों पर टंगे लोग कविता संग्रह। 1984 में रघुवीर सहाय को मिलता है लोग भूल गए हैं कविता संग्रह। 1985 में निर्मल वर्मा को मिलता है इनकी कहानी संग्रह कव्वे और काला पानी, इसके लिए मिलता है। और 1986 में केदारनाथ अग्रवाल को मिलता है अपूर्वा काव्य ग्रंथ के लिए। 1987 का पुरस्कार श्रीकांत वर्मा को मिलता है इनके काव्य संग्रह मगध के लिए। और 1988 में ये पुरस्कार मिलता है नरेश मेहता को अरण्या, इनका एक काव्य संग्रह था, उस पर इनको ये पुरस्कार मिलता है। 1989 में केदारनाथ सिंह को मिलता है अकाल में सारस, इनका भी काव्य ग्रंथ है। तो हम इस चीज को ध्यान रखेंगे कि 1989 में मिलता है केदारनाथ सिंह को अकाल में सारस के लिए, और 1986 में मिलता है केदारनाथ अग्रवाल को। तो हम थोड़ा इस पे ध्यान देंगे और कंफ्यूज नहीं होंगे कि कब किसको मिला है। केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिवाद से संबंधित थे, और इसीलिए इनको पहले मिला है अपूर्वा पे, और केदारनाथ सिंह का समय थोड़ा बाद में आता है, तो याद रखेंगे कि इनको मिला है 1989 में अकाल में सारस के लिए। 1990 में मिलता है शिव प्रसाद सिंह को नीला चांद उपन्यास के लिए, और 1991 में गिरिजा कुमार माथुर को मिला मैं वक्त के हूँ सामने, ये कविता संग्रह के लिए। 1992 का साहित्य अकादमी पुरस्कार गिरिराज किशोर को मिला ढाई घर उपन्यास के लिए। तो ढाई घर उपन्यास है गिरिराज किशोर का, जिसको 1992 में साहित्य अकादमी मिल रहा है। और एक और रचना है जिसको हम याद रखेंगे पाही घर, ये उस उपन्यास किसका है, तो इसको याद रखेंगे कमलाकांत त्रिपाठी, इनका ये उपन्यास है, और काफी चर्चित उपन्यास है, तो संभावना बन जाती है कि परीक्षा में पूछा जा सकता है। 1993 में मिला विष्णु प्रभाकर को इनके उपन्यास अर्धनारीश्वर के लिए। आगे देखते हैं। 1994 में साहित्य अकादमी पुरस्कार अशोक वाजपेयी को मिला इनकी रचना कहीं नहीं वहीं, ये काव्य संग्रह है। और 1995 में जो पुरस्कार मिला वो कुंवर नारायण को मिला कोई दूसरा नहीं, ये भी काव्य संग्रह है। 1996 में सुरेंद्र वर्मा को मिला मुझे चांद चाहिए इस उपन्यास के लिए। और 1997 में लीलाधर जगूड़ी को मिला अनुभव के आकाश में चांद, ये काव्य संग्रह है। 1998 में अरुण कमल को मिला नए इलाके में कविता संग्रह के लिए। और 1999 में विनोद कुमार शुक्ल को मिलता है दीवार में एक खिड़की रहती थी, ये इनका एक चर्चित उपन्यास था। सन 2000 में मिलता है मंगलेश डबराल को
हम जो देखते हैं कविता संग्रह के लिए। अब हम आगे देखते हैं 2001 से 2022 तक, यानी ये कुछ ज़्यादा ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं, तो इनको तो हम थोड़े अच्छे से पढ़ेंगे। सन 2001 में मिलता है अलका सरावगी को इनकी उपन्यास कलिकथा वाया बाईपास के लिए, और 2002 में मिलता है राजेश जोशी को दो पंक्तियों के बीच इनका काव्य था उसके लिए। 2003 में ये पुरस्कार कमलेश्वर को मिला उनके उपन्यास कितने पाकिस्तान के लिए। ये काफ़ी चर्चित उपन्यास है और देश के विभाजन पर लिखा गया है। 2004 में ये पुरस्कार मिला बीरेन टंगवाल को उनके काव्य संग्रह दुष्चक्र में सृष्टा के लिए। 2005 में मनोहर श्याम जोशी को ये पुरस्कार मिला इनके उपन्यास क्या आपके लिए। 2006 में ये साहित्य अकादमी पुरस्कार ज्ञानेंद्र पति को मिलता है इनके काव्य संग्रह संशयात्मा के लिए। 2007 में ये पुरस्कार अमरकांत को मिला और इनकी रचना है इन्हीं हथियारों से, ये एक उपन्यास है। 2008 में गोविंद मिश्र को मिलता है कोहरे में कैद रंग इस उपन्यास के लिए। 2009 में कैलाश वाजपेयी को मिलता है हवा में हस्ताक्षर, ये काव्य संग्रह है उस पर मिलता है। 2010 का साहित्य अकादमी पुरस्कार उदय प्रकाश को मिलता है मोहनदास कहानी के लिए। सन 2011 का साहित्य अकादमी पुरस्कार काशीनाथ सिंह को मिलता है इनके उपन्यास रेहन पर रग्गू के लिए। और 2012 में ये पुरस्कार मिला चंद्रकांत देवताले पत्थर फेंक रहा हूँ, इनका ये काव्य था। और 2013 में मृदुला गर्ग जी को मिलता है मिलजुल मन, ये इनका उपन्यास था। और 2014 में रमेश चंद्र साहू को मिलता है उनके उपन्यास विनायक के लिए। और 2015 में रामदरस मिश्र को मिलता है आग की हंसी काव्य के लिए। और इनको अभी हाल में ही सरस्वती सम्मान भी मिला है, आप लोगों से बहुत लोग जानते होंगे, और जिसको नहीं पता वो इसको याद रखे कि इनको अभी हाल में ही सरस्वती सम्मान से भी नवाजा गया है। 2016 में नासिरा शर्मा को मिला पारिजात के लिए, इनका ये उपन्यास था पारिजात। और 2017 में रमेश कुंतल मेघ को मिला विश्व मिथक सरित सागर, यानी इनका एक ये आलोचना ग्रंथ था। 2018 में चित्रा मुद्गल को मिला पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा, ये उपन्यास था। और 2019 में नंद किशोर आचार्य को मिला छीलते हुए अपने को, ये इनकी कविता है। और 2020 में अनामिका को मिला टोकरी में दिगंत थेरी गाथा, और ये भी इनका एक काव्य संग्रह है। 2021 और 22 के ये पुरस्कार महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि ये अभी हाल फिलहाल में प्रदान किए गए हैं। तो 2021 में मिला है दया प्रकाश सिन्हा को, इनकी रचना है सम्राट अशोक और इसकी विधा क्या है नाटक। और 2022 में जो पुरस्कार मिला है बद्री नारायण को मिला है, इनकी रचना है तुमड़ी के शब्द जो कि काव्य संग्रह है। इसको यहाँ आप फोटो के माध्यम से देख सकते हैं। आगे हम बात करते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त उपन्यास एवं उनकी कथा वस्तु। सबसे पहले जिस उपन्यास को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है वो है भूले बिसरे चित्र, और ये उपन्यास था भगवती चरण वर्मा का। तो आप लोगों की आसानी के लिए मैंने यहाँ पर रचनाओं का प्रकाशन वर्ष और उनको कब पुरस्कार मिला है इन दोनों फैक्ट्स को भी ऐड कर दिया है, जिससे कि आप लोग इसको आसानी से याद कर सकें। तो अपने नोट्स में इनको ज़रूर ऐड कर लें, या फिर ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड करके इसका प्रिंट वगैरह भी निकलवा सकते हैं। तो भूले बिसरे चित्र में क्या था, एक मध्यवर्गीय परिवार की 4 पीढ़ियों की कथा के माध्यम से भारतीय समाज की विगत अर्धशती के इतिहास का चित्रण, जो इस उपन्यास में 1880 से 1930 ईस्वी के इतिहास का चित्रण किया गया है। और इसके प्रमुख पात्र कौन है, शिवलाल, यानी जो पहली पीढ़ी है वो शिवलाल की है। इनके पुत्र होते हैं ज्वाला प्रसाद जो कि डिप्टी कलेक्टर बनते हैं। इनका पुत्र होता है गंगा प्रसाद, वो भी डिप्टी कलेक्टर बनता है। और जो चौथी पीढ़ी होती है नवल किशोर, वो स्वतंत्रता सेनानी होता है, क्योंकि 1930 का जो समय है स्वतंत्रता संग्राम का समय चल रहा होता है। तो ये जो भगवती चरण वर्मा ने दिखाया है ये 50 साल के लगभग काल को इस उपन्यास में समेटा है, और 50 साल की कथा में 4 पीढ़ियों के माध्यम से उसको अपने उपन्यास का विषय बनाया है। इसके बाद जिस उपन्यास को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है वो है जैनेन्द्र का मुक्तिबोध। इसका प्रकाशन हुआ था 1965 में और इसको पुरस्कार मिला 1966 में। इस उपन्यास की जो कथा वस्तु है वो है राजनीतिक जीवन में मुक्ति की तलाश करते हुए एक राजनेता की कहानी, जो कि सहाय साहब जिनका नाम होता है। तो इसको याद रखेंगे कि ये इस उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं सहाय साहब। इसके बाद अमृत और विष, इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है, जिसके लेखक हैं अमृतलाल नागर।
और इसका प्रकाशन हुआ था 1966 में और इसको पुरस्कार मिला है 1967 में। इसका विषय है गुण दोषमय मानव जीवन एवं मानवीय प्रकृति की एक महागाथा। इसमें अंग्रेजी शासन के आरंभ से लेकर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तक की जीवन स्थितियों का सजीव चित्रण किया गया है। इसमें अंग्रेजी शासन के आरंभ से लेकर स्वतंत्रता प्राप्ति तक कैसे मानवीय नियति बदलती है, कैसे उसका नैतिक पतन होता है, इन सब चीज़ों का वर्णन किया गया है। इसके बाद जिस उपन्यास को पुरस्कार मिला है वो है राग दरबारी और ये इसके लेखक हैं श्रीलाल शुक्ल। ये उपन्यास नेट जेआरएफ के सिलेबस में भी लगा है, तो ये आप लोगों को ज़रूर ही पढ़ना चाहिए क्योंकि कभी-कभार इस उपन्यास से भी प्रश्न आ जाते हैं। तो इसका प्रकाशन वर्ष जो था 1968 और इसको पुरस्कार मिला है 1969 में। इस उपन्यास की कथा वस्तु क्या है? शिवपालगंज नामक गांव की जिंदगी का दस्तावेज, यानी इसमें जिस गांव का वर्णन किया गया है शिवपालगंज, उसकी पूरी जिंदगी का एक दस्तावेज के रूप में ये उपन्यास लिखा गया है। और जिसने भी पढ़ा है वो जानता होगा कि ये बहुत ही शानदार व्यंग रचना है और व्यंग्यात्मक रूप से गांव में व्याप्त स्वार्थ, मूल्यहीनता, अमानवीयता, अवसरवाद, छल प्रपंच, नैतिक गिरावट, कुत्सित राजनीति आदि का चित्रण किया गया है। और इसके पात्र, क्योंकि ये सिलेबस में लगा है इसलिए इनको यहाँ पे नहीं लिखा गया है, बाकी आप लोग जानते होंगे। नहीं जानते हैं तो याद रखें कि इसके पात्र हैं वैद्य जी, रंगनाथ, रुपन, छोटे पहलवान और बद्री पहलवान, ये कुछ इसके महत्वपूर्ण पात्र हैं। बाकी आपको एक बार ये उपन्यास जरूर पढ़ना चाहिए। इसके बाद ये पुरस्कार तमस उपन्यास को मिला। भीष्म साहनी का जो उपन्यास है ये भी नेट जेआरएफ के सिलेबस में है और ये सांप्रदायिक दंगों पर लिखा गया था। इसका प्रकाशन वर्ष है 1973 और इसको पुरस्कार मिला 1975 में। इसकी कथा वस्तु है 1947 के मार्च अप्रैल में हुए भीषण सांप्रदायिक दंगे की 5 दिनों की कहानी। ये उपन्यास है वो सिर्फ 5 दिनों की कहानी पे पूरा फोकस्ड है और 5 दिनों की कहानी को ही एक उपन्यास के रूप में दर्शाया गया है और इसमें दिखाया गया है कि केवल 5 दिन में कैसे शहर में सांप्रदायिक दंगे फैल जाते हैं और हर तरफ से मारकाट मच जाती है। तो ये भी एक अच्छा उपन्यास है, इसको जरूर पढ़ना चाहिए। तो जो अगला उपन्यास है जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला वो है मेरी तेरी उसकी बात। ये यशपाल का उपन्यास है। इसका प्रकाशन हुआ था 1974 में और इसको पुरस्कार मिला है 1976 में। इसकी जो कथा वस्तु है 1919 से लेकर 1945 तक के इसमें सभी महत्वपूर्ण घटनाओं को समेटा गया है और लेखक ने अपनी समीक्षात्मक दृष्टि डाली है, यानी उसके हिसाब से कौन सी घटनाएं महत्वपूर्ण है, उनका क्या महत्व है, उसके बारे में लेखक ने इसमें पूरा बताया है। और यशपाल ने गांधीवादी विचारधारा को अव्यावहारिक और जनतंत्र विरोधी प्रमाणित करना चाहा है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यशपाल मार्क्सवादी लेखक थे और इनके मुताबिक गांधीवादी विचारधारा इन्हें अव्यावहारिक और जनतंत्र विरोधी मालूम पड़ती थी। तो अपने उपन्यास में यशपाल ने इन्हीं चीज़ों को दिखाया है और इस उपन्यास में एक जो प्रमुख पात्र है उषा के माध्यम से नारी मुक्त के संघर्ष का चित्रण भी किया है। तो इसको भी हम लोग नोट करते हुए चलेंगे। इसके बाद जो अगला उपन्यास है जिसको ये पुरस्कार मिला है जिंदगी नामा कृष्णा सोबती का। इस उपन्यास का प्रकाशन था 1979 में और इसको पुरस्कार मिला है 1980 में। तो इस उपन्यास की जो कथा वस्तु है पंजाब की विगत सदी की जिंदगी का पूरा ब्यौरा, यानी इसमें पंजाब के जो ग्रामीण क्षेत्र में किस तरीके से रहन सहन है, किस तरीके से लोग रहते हैं, उस तरीके से एक तरीके से कह सकते हैं कि यह आंचलिक उपन्यास की तरह का ही कुछ उपन्यास था। और इसमें 20वीं शताब्दी के प्रथम 15 वर्षों में पंजाब के किसानों ग्रामीणों के जीवन का चित्रण किया गया है। इसके बाद आता है उपन्यास नीला चांद जिसके लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह और इसका प्रकाशन हुआ था 1988 ईस्वी में और इसको पुरस्कार मिला 1990 में। तो इसकी जो विषय वस्तु है वो 1060 ईस्वी की काशी को उसके पूरे सांस्कृतिक संदर्भ के रूप में मूर्त किया गया है। इसमें काशी के बारे में, उसकी सांस्कृतिक वैभव के बारे में प्रकाश डाला गया है। आगे हम लोग देखते हैं ढाई घर। ये ढाई घर उपन्यास है गिरिराज किशोर का और जैसे कि हम लोग पहले अभी चर्चा भी कर चुके हैं कि एक ऐसा ही उपन्यास था पाहीगर जो कि कमलाकांत त्रिपाठी का उपन्यास था। तो हम दोनों उपन्यासों के ही नाम याद रखेंगे, इनका प्रकाशन वर्ष भी याद रखेंगे। ढाई घर उपन्यास 1991 में प्रकाशित हुआ था और इसको पुरस्कार मिला 1992 में। इस उपन्यास की जो विषय वस्तु है वो है समाज, मनुष्य और प्रतिष्ठानों के बदलते रिश्तों का चित्रण।
इसके अलावा पाही घर उपन्यास कब प्रकाशित हुआ था, इसको आपको कमेंट में बताना है। आगे देखते हैं अर्धनारीश्वर विष्णु प्रभाकर का। इसका प्रकाशन हुआ था 1992 में और इसको पुरस्कार मिला है 1993 में। इसका विषय है समाज के लगभग सभी वर्गों की स्त्रियों को सामने रखकर बलात्कार सहित उनकी सभी प्रकार की यातनाओं पर गहरी आत्मीयता के साथ विचार मंथन किया गया है। यानी स्त्रियों के साथ किस तरीके से ज्यादती होती है, कैसे उन पर अत्याचार होता है, उसके बारे में इन्होंने पूरी आत्मीयता के साथ पूरा विचार मंथन किया है। अगला जो उपन्यास है जिसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला वो है मुझे चांद चाहिए। इसके लेखक हैं सुरेंद्र वर्मा और इसका प्रकाशन हुआ था 1993 में। इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला 1996 में। इसकी जो विषय वस्तु है कलाकार के संघर्ष के साथ साथ स्त्री के संघर्ष की कथा भी गहरे पीड़ाबोध, संजीदगी और कलात्मक संयम के साथ प्रस्तुत की गई है। इसमें एक जो सामान्य घर की लड़की होती है यशोदा पांडे और उसका सिने तारिका यानी वो जो फिल्मों में काम करना शुरू करती है और एक सिनेमा में काफ़ी फेमस इंसान बन जाती है वर्षा वशिष्ठ। तो इसका यशोदा पांडे से वर्षा वशिष्ठ में रूपांतरण इस उपन्यास में दिखाया गया है। तो इसको याद रखेंगे हम लोग। इसमें जो भी महत्वपूर्ण है वो आप नोट करते हुए जरूर चलें, जिससे कि आपको परीक्षा के समय रिवीजन करने में आसानी रहे। अगला उपन्यास जिसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था दीवार में एक खिड़की रहती है और इसके जो लेखक हैं विनोद कुमार शुक्ल। इसका प्रकाशन हुआ था 1997 में और इसको पुरस्कार मिला है 1999 में। इसमें कथानायक रघुवर प्रसाद के जीवन का चित्रण है। इसका जो नायक होता है रघुवर प्रसाद एक टीचर होता है, इसी के जीवन पर ये उपन्यास लिखा गया है। आगे हम लोग देखते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त उपन्यास जो कि 2001 से 2022 तक लिखे गए हैं। यानी ये रचनाएं महत्वपूर्ण हो जाती हैं क्योंकि ये हाल फिलहाल की रचनाएं आती हैं, पिछले 10-20 साल की रचनाएं, तो इन्हें हम थोड़ा अच्छे से देखते हुए चलेंगे। सबसे पहले जिस उपन्यास को पुरस्कार मिलता है वो है अलका सरावगी का कलकत्ता वाया बाईपास। इसका प्रकाशन हुआ था 1998 में और इसको पुरस्कार मिलता है 2001 में। इस उपन्यास की कथा वस्तु है उपन्यास में किशोर बाबू की 3 जिंदगियों के माध्यम से देश के 3 पड़ावों की स्थिति को दर्शाया गया है। तो इसके जो प्रमुख पात्र हैं वो हैं किशोर बाबू और किशोर बाबू का बाईपास युग धर्म को साकार करता है और इस उपन्यास में सुभाषवाद, गांधीवाद और हिंदुत्ववाद आदि के माध्यम से गांधीवाद की आवश्यकता पर बल दिया गया है। अगला उपन्यास जिसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला कितने पाकिस्तान कमलेश्वर का और इसका प्रकाशन वर्ष 2000 तथा इसको पुरस्कार मिला है 2003 में। इसके बारे में हम लोग बात भी कर चुके थे कि ये विभाजन पर लिखा गया था। इसका विषय है भारत पाकिस्तान के विभाजन की त्रासदी पर तथा हिंदू मुस्लिम संबंधों पर आधारित। इसके बाद अगला उपन्यास है क्याब मनोहर श्याम जोशी का और इसका प्रकाशन वर्ष है 2001 और इसको पुरस्कार मिला 2005 में। क्याब का मतलब क्या होता है? क्याब माने अजीब, अनगढ़, अनदेखा सा या अप्रत्याशित। तो इसमें जो इसकी कथा वस्तु है कूर्मांचल के कस्तूरी कोट वर्तमान वाल्मीकि नगर की कहानी। आगे हम लोग देखते हैं अगला जो उपन्यास है इन्हीं हथियारों से, यह है अमरकांत का और इसका प्रकाशन वर्ष है 2003 और इसको पुरस्कार मिला 2007 में। इसकी विषय वस्तु है सन 42 के भारत छोड़ो आंदोलन से लेकर स्वतंत्रता प्राप्ति तक के सामाजिक राजनीतिक यथार्थ का चित्रण। यानी इसमें भारत के जो स्वाधीनता आंदोलन हो रहा था उसमें भारत छोड़ो आंदोलन से लेकर 1947 में जब आज़ादी मिलती है तब तक के सामाजिक राजनीतिक यथार्थ का चित्रण है। इसके बाद अगला जो उपन्यास है कोहरे में कैद रंग, यह है गोविंद मिश्र का और इसका प्रकाशन हुआ था 2004 में और इसको पुरस्कार मिलता है 2008 में। और इसका विषय वस्तु है आज की सारी विसंगतियों एवं आर्थिक दबावों के भीतर जीने के लिए अभिशप्त मनुष्य में भी कहीं ना कहीं मूल्यों के प्रति शेष आस्था का चित्रण। तो मनुष्य में जो भी मूल्य और जो भी आस्था बची है उसके बारे में ये उपन्यास है और इस उपन्यास के लिए रामचंद्र तिवारी का कथन है यह उपन्यास आज की घोर यांत्रिकता के प्रतिरोध की अमर गाथा है। तो इसको भी हम लोग नोट करते हुए चलेंगे। इसके बाद साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है रेहन पर रघु को। काशीनाथ सिंह इसके लेखक हैं और इसका प्रकाशन हुआ था 2008 में और इसको साहित्य अकादमी मिलता है 2011 में। इस उपन्यास की कथा वस्तु है भूमंडलीकरण के परिणाम स्वरूप संवेदना, संबंध और सामूहिकता की दुनिया में जो निर्मम ध्वंस हुआ है
तब्दीलियों का जो तूफान निर्मित हुआ है उसका प्रामाणिक और गहन अंकन है रेहन पर रघु। यह उपन्यास वस्तुतः गांव, शहर, अमेरिका तक के भूगोल में फैला हुआ अकेले और निहत्थे पड़ते जा रहे समकालीन मनुष्य का बेजोड़ आख्यान है। तो इसको हम याद रखेंगे कि इसमें भूमंडलीकरण के परिणाम स्वरूप जो आज के मानव पर जो उसका असर पड़ रहा है उसके बारे में इसमें चित्रण किया गया है। और इसका जो केंद्रीय पात्र है रघुनाथ, और रघुनाथ भी एक शिक्षक होता है। अभी जैसे हम लोग पीछे देख के आए थे कि जो दीवार में एक खिड़की रहती है, इसमें भी जो नायक है ये रघुवर प्रसाद है, ये भी एक गणित का शिक्षक होता है। और जबकि रेहन पर रघु में रघुनाथ, तो दोनों का अंतर याद रखेंगे, एक जगह रघुवर प्रसाद है, दूसरे में रघुनाथ है, दोनों ही शिक्षक होते हैं। और बाकी इन दोनों उपन्यासों का जो कथा वस्तु है वो अलग है। तो रघुनाथ से कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो, इसलिए आप दोनों चीज़ों को नोट करके चलेंगे। इसके बाद आता है मिलजुल मन, मृदुला गर्ग का। इसका प्रकाशन हुआ है 2009 में और इसको पुरस्कार मिला है 2013 में। इसकी विषय वस्तु है आज़ादी के बाद के दशकों में लोगों के मोहभंग को शिद्दत के साथ उठाया गया है। आगे देखते हैं अगला जो उपन्यास है जिसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, विनायक, जिसके लेखक हैं रमेश चंद्र शाह। और इसका प्रकाशन हुआ था 2011 में और इसको पुरस्कार मिलता है 2014 में। तो इस उपन्यास की कथा वस्तु है, एक रमेश चंद्र शाह का एक पहले उपन्यास आया था गोबर गणेश, और इस उपन्यास का जो पात्र था विनायक। तो इस विनायक उपन्यास में विनायक की आगे की कथा है, यानी जो गोबर गणेश उपन्यास में विनायक की जितनी भी कहानी होती है उसके आगे की जो कथा है वो विनायक उपन्यास में लेखक ने लिखी है। इसके बाद जो रचना है जिसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है वो है पारिजात, और ये नासिरा शर्मा की रचना है जिसका प्रकाशन हुआ था 2011 में और जिसको पुरस्कार मिला है 2016 में। और इस उपन्यास में रोहन और रूही के माध्यम से गंगा जमुनी तहजीब का चित्रण किया गया है। इस उपन्यास में लखनऊ तथा इलाहाबाद दो शहरों की जो गंगा जमुनी तहजीब है उसके बारे में अच्छे से वर्णन किया गया है। तो इसके पात्र रोहन और रूही हैं, इनको हम याद रखेंगे। इसके बाद अगला जो उपन्यास है जिसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है वो है पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा। ये है चित्रा मुदगल का उपन्यास और जिसका प्रकाशन हुआ था 2016 में और इसको पुरस्कार मिला 2018 में। इस उपन्यास की जो कथा वस्तु है, मुंबई के उपनगर नाला सोपारा में एक किन्नर विनोद उर्फ बिन्नी उर्फ बिमली के संघर्ष और विडंबना को पत्रात्मक शैली में दिखाया गया है। तो ये किन्नर विमर्श की रचना हो जाती है जिसमें विनोद उर्फ बिन्नी उर्फ बिमली के संघर्ष को विडंबना के साथ दिखाया गया है। तो ये थे साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त सारे उपन्यासों की विषय वस्तु, और उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए। साथ में ही पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और आप क्यूआर स्कैन करके भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए, नमस्कार।